आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी? यस मैम। देखो, कल हमने कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। और मेन जो हमारा रिजल्ट निकला था वो उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, है ना। 3 फॉर्मूले ड्राइव हो गए थे। नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू टू इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी टू प्लस इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू टू। इतना हमने ड्राइव कर लिया था। इतना सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, आ देखो गए मैम। अगला जो आपका टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अगर अब मान लो आपका कोई नॉर्मल टेम्परेचर स्केल होता है, जैसे आपका थर्मामीटर होता है ना। उसमें क्या होता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस मार्किंग होती है। और अगर इससे बड़ा होता है तो आगे 200 डिग्री सेल्सियस तक मार्किंग होती है ना। और क्या होता है, वो ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक स्केल को रिप्रेजेंट करता है ना। ये आपका सिंपल थर्मोडायनेमिक्स के, ये आपका थर्मामीटर होता है। ऐसे ही हमने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाया। अब देखो, जो थर्मोडायनेमिक स्केल है और जो आपका नॉर्मल थर्मामीटर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ में क्या हम क्या यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला यूज करते हैं। और थर्मोमीटर में हम सिंपली क्या यूज करते हैं, मरकरी यूज करते हैं। लिक्विड मरकरी होती है बॉटम में, जैसे ही वो हीट मिलती है उसे बॉडी से, वो राइज करना स्टार्ट कर देती है। अब देखो, उसका जो राइज है, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि जो मरकरी, लिक्विड मरकरी हमने ली है उसका नेचर कैसा है। वो किसी ना किसी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर रही है। अब मान लो आपकी मरकरी खराब हो जाए तो आपका थर्मामीटर खराब, है ना। थर्मामीटर का जो रिजल्ट है, जो भी टेम्परेचर का रिजल्ट है, वो किस पे डिपेंड कर गया, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे। अब इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर डिराइव किया। किसने किया था, लॉर्ड कैल्विन ने। ठीक है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ऐसा स्केल बनाने की कोशिश की जो इंडिपेंडेंट हो नेचर से, किसकी, वर्किंग सब्सटेंस के। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हीट इंजन यूज किया। हीट, आप लोगों को पता है हीट इंजन की एफिशिएंसी तो गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट है। इस बात को यूज करते हुए उन्होंने क्या बनाया, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। जो ये स्केल बना, इसको हमने सिंपली नेम दे दिया थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो इस स्केल का बेसिस कैसे है, हमने इसको ड्राइव करना कैसे स्टार्ट किया। आपका सिंपल जो हीट इंजन अभी तक पढ़ रहे थे उसमें हम दो चीज लेके चल रहे थे, एक सोर्स का, एक सिंक का। सोर्स का हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया थीटा 2। ठीक है। और सिंक का हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया थीटा 1। ठीक है। इनके टेम्परेचर को अब की बार थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, सोर्स का थीटा 2, सिंक का थीटा 1। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि Q2 हीट है जो ट्रांसफर हुई सोर्स से, और Q1 हीट है जो ट्रांसफर हुई सिंक में। ठीक है। Q2 हीट हमने सोर्स से ली और Q1 हीट हमने सिंक को दी। ठीक है। अब आपको पता है कि जो भाई हीट हमने चाहे कितनी ली हो या कितनी दी हो, वो इस बात के प्रोपोर्शनल होगी कि सिंक या सोर्स का टेम्परेचर क्या था। भाई आपने Q2 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगा ना कि उसका टेम्परेचर कितना था। वही बात हमने यहाँ लिखी, Q2 किसके प्रोपोर्शनल कर दिया, थीटा 2 के। Q1 किसके प्रोपोर्शनल कर दिया, थीटा 1 के। ये Q1 है, ये थीटा 1 है। Q2 है, ये थीटा 2 है। इन दोनों के सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। Q2 में ये क्यू लिखते हैं तो ये ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, थीटा के ये अंदर ही रहता है सर्कल के। ठीक है। अब क्या किया हमने, इन दोनों प्रोपोर्शनल्स को डिवाइड कर दिया। तो Q2 बाय Q1 किसके इक्वल आ गया, थीटा 2 बाय थीटा 1। अब आप ये देखो, ये जो रेशो है वो इंडिपेंडेंट है नेचर किसी भी थर्मोडायनेमिक सब्सटेंस के। इसमें कोई सब्सटेंस की वैल्यू नहीं आ रही, कोई मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी टर्म नहीं आ रही, कंसंट्रेशन नहीं आ रही, प्रेशर नहीं आ रहा, वॉल्यूम नहीं आ रही, वो उससे रिलेटेड कोई टर्म नहीं आ रही है।
ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमारी वो रेशो वाली इक्वेशन आई थी उसको हमने नाम दे दिया था इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, Q1 बाय Q2 हो जाएगा, θ1 बाय θ2 हो जाएगा, और दोनों साइड क्या किया, -1 कर दिया। ठीक है, 1 में से दोनों को माइनस कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय Q2। अब हमने क्या किया, अब हमने ऐसा वैल्यू ली θ1 की जिससे क्या हो, θ1 0 हो। θ1 आप याद करो क्या था, θ1 आपका सिंक का टेम्परेचर है ना, तो हमने क्या किया, सिंक का टेम्परेचर रख दिया 0, और ये हमारी बना दी हमने 0 ऑफ द न्यू स्केल। ये जो भी स्केल आएगी हमने θ1 को मान लिया 0 और उसे उस स्केल का 0 मान लिया। तो ये अब ये 0 हो गया, तो Q2 से Q2 कैंसिल, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल, है ना, ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब आप बताओ, टेम्परेचर ऑफ सिंक अगर हम θ1 कर देते हैं, वो हमने हमारा क्या बना दिया, 0 ऑफ न्यू केल्विन स्केल। ठीक है, अब इस स्केल में हम टेम्परेचर किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, केल्विन में। अब आपको पता है कि केल्विन की जो 273.16 केल्विन होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के। यही हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। डिग्री सेल्सियस स्केल से कंपेयर करना शुरू करो, तो ये हमारा जो क्या बन गया, डिग्री केल्विन। ये हमारी क्या बनी, स्टार्टिंग किसी भी स्केल की 0, केल्विन स्केल की 0 हमने क्या मान ली, ये वाली वैल्यू। आया इतना समझ में आप लोगों को, पता चला यस कैसे मैम। कैसे केल्विन स्केल को हमने ड्राइव किया और उसको डिग्री सेल्सियस वाले से कंपेयर किया। चले आगे, ये अब हमारा डेरिवेशन हो गया पूरा। अब देखो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, thermodynamic scale of temperature as defined on the basis of second law of thermodynamics। देखो क्योंकि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हमने कहाँ से ली थी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिराइव करने के लिए। तो किस क्या बेसिस हो गया इस थर्मोडायनेमिक्स स्केल का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब ये क्या है, मोर बेसिक है, जो हम आइडियल गैस पे बेस करते हैं। ये आइडियल गैस और एनी फ्लूइड कैन बी मेजर्ड, आइडियल गैस वाला स्केल या फिर किसी फ्लूइड को यूज करके हम जो स्केल ड्राइव करते हैं उससे ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कौन सा यूज करते हैं, आइडियल गैस का या फिर फ्लूइड वाला, जो मरकरी वाला हम नॉर्मल थर्मामीटर यूज करते हैं। प्रैक्टिकल यूज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, लेबोरेटरी पर्पस के लिए अपना फ्लूइड मरकरी वाला। ठीक है, आपका थर्मोडायनेमिक्स स्केल का बेसिस क्या है, आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई ये बात समझ में, चले आगे। आंसर करो मुझे, चले आगे। यस मैम। यस मैम। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। देखो ये तो है आपका एंट्रोपी का कंसेप्ट जो हम कार्नोट साइकिल से निकालेंगे। जनरली आपको जो एंट्रोपी समझनी है, आप जब एंट्रोपी डिफाइन करोगे आगे वो इसमें आएगी भी, लेकिन मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता रही हूँ कि एंट्रोपी क्या होता है, जिससे आपको ईजिली समझ में आए। किसी भी सिस्टम, ठीक है, की रेंडमनेस, किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस को जब हम, ठीक है, मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उसकी एंट्रोपी। भाई इस सिस्टम के अंदर ये पार्टिकल कितने फ्री हैं, इनकी मर्जी है, ये कहीं भी घूम सकते हैं। उस डिग्री को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है, एक
यूनिट डिफाइन कर लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस। जैसे आप लोगों को फ्री छोड़ दिया जाए तो आप लोग कहाँ कहाँ कौन कहाँ कहाँ जाएगा वो मेजर करते हैं यहाँ में, तो उसके लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी, एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पार्टिकल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स की फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए हमने क्या करा है, एंट्रोपी डिफाइन कर दी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी। ठीक है, अब देखो कार्नोट साइकिल से हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला था कार्नोट साइकिल का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। इन दोनों के नीचे ले गए, एलसीएम अलग अलग कर दिया। देखो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस Q1 बाई Q2। सिमिलरली ऐसे ही टेम्परेचर वाली टर्म में हो जाएगा, T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस T1 बाई T2। अब आपको पता है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, माइनस से माइनस, तो क्या बच जाएगा, Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q1 बाई T1। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से इस T2 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से इस Q2 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो यही बन जाएगा Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q1 बाई T1। अब देखो जब हम ऐसे लिखते थे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो हम ये लिख सकते थे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली देखो Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q1 बाई T1, यानी सेकंड स्टेट के लिए फर्स्ट स्टेट के लिए इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं Q बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आया इतना समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, देखो अब हमने जो अभी ये ड्राइव किया है, अगर हम उसे वर्ड्स में लिखें तो क्या होगा कि हीट एब्सॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है ना, क्यू का भी हमने डिफाइन नहीं करा ना कि 2 है या 1 है, तो हम दोनों बोल सकते हैं, या तो हीट एब्सॉर्ब हुई हो या लॉस्ट हुई हो आइसोथर्मली और रिवर्सिबली। अगर हम उसे डिवाइड करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर लें जिस पर हीट एब्जॉर्ब हुई हो या लॉस्ट हुई हो, तो वो क्या आएगी, आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम। यही मीनिंग निकलेगा इसका, है ना। सिर्फ जो पीछे हमने ड्राइव किया है Q बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सिर्फ उसे वर्ड्स में लिखा है कि हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली divided by the absolute temperature at which heat is absorbed or lost is a constant quantity for a particular system। ठीक है, अब देखो मान लो मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई सिस्टम था, ठीक है, देखो ये वाला ग्राफ देखो, आप लोगों को शो हो रहा है ये वाला ग्राफ, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है ये, याद करो। साइक्लिक प्रोसेस है ये, है ना, ए से बी, बी से ए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, मैं गई ए से बी पाथ, ठीक है, मैं गई ए से बी पाथ, फिर मैं वापस आई बी से ए पाथ। ठीक है, अब मैंने ए से बी पाथ के लिए डिफाइन कर दी Q2 बाय T2। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, ए से बी पाथ के लिए डिफाइन कर दी, ठीक, Q1 बाय T1। ठीक है, तो दोनों पाथ अपोजिट है तो दोनों का साइन अपोजिट आएगा। हमने क्या किया, फिर क्या, अब ये माइनस वाले को इधर ले आया तो प्लस का हो जाएगा, ये 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन Q बाय T इज इक्वल टू 0। आई ये बात समझ में? आपको पता है ना, देखो अगर ए से बी हम जा रहे हैं और वापस बी से ए आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए दोनों के साइन में डिफरेंस आया, मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अगर हम पूरी प्रोसेस का देखेंगे तो समेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अच्छा, ये तो हो गई हमारी साइक्लिक प्रोसेस की बात। अब मैंने क्या किया, इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे कार्नोट साइकिल बना दिए, दिख रहे हैं बॉक्सेस, ध्यान से देखो, ये बिल्कुल छोटे छोटे कार्नोट साइकिल जैसे नहीं बन रहे, हमारे कार्नोट साइकिल का कैसे बना था, ऐसे 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 ग्राफ बना था,
ये भी उसी टाइप के बन रहे हैं। देखो हमने पूरी साइक्लिक प्रोसेस को छोटे छोटे कार्नोट साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल बना दी। अब चाहे मैं इन्हें 2 कार्नोट साइकिल में करूं, चाहे इनफाइनाइट नंबर में करूं, ये चीज तो समेशन तो क्या आएगा, सबका 0। ठीक है, और बिल्कुल छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल है, तो उसके लिए हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल क्यू की टर्म में। क्योंकि देखो स्मॉल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डेल डेल, तो हमने क्यू के आगे क्या लगा दिया, डेल क्यू। तो डेल क्यू बाई टी का समेशन हमारे लिए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब इसको मुझे अगर पाथ ए टू बी के लिए लिखना है तो मैं डिफाइन कर दूंगी कि ए टू बी के लिए है। ठीक, अब बी टू ए के लिए लिखना है तो भी मैं डिफाइन कर दूंगी। अब आपको पता है कि ये पूरा समेशन तो आएगा 0, ए टू बी प्लस बी टू ए, आना तो 0 चाहिए। ठीक है, अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, मतलब ए से बी से ए, मैग्नीट्यूड इक्वल, सिर्फ क्या डिफरेंस कर रहा है, साइन का डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, और अगर अब मान लो इसे मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये समेशन और ये हट जाएगा, पूरी पूरी टर्म आ जाएगी, है ना। लिमिट से हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, हम मतलब पूरे का ले रहे हैं। देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी चीज का तो हम उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ के पूरा निकाल रहे हैं। तो हमने पूरा निकाल लिया, क्यू बाई टी आ जाएगा ए से बी के लिए, बी से ए के लिए माइनस क्यू बाई टी। अब आप देखो क्यू बाई टी की वैल्यू सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रही है, स्टेट पे डिपेंड कर रही है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही, पाथ पे तो कोई डिपेंड नहीं कर रही। तो क्यू बाई टी आपका क्या होगा, स्टेट फंक्शन। और इसी क्यू बाई टी को हमने क्या डिफाइन कर दिया, एंट्रोपी। ठीक है, अब बी के लिए रिप्रेजेंट करना है तो एस बी लिख दिया, ए स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करना है तो ए, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की आपकी वैल्यू क्या आ गई, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब हमने क्यू के नीचे रिवर्सिबल क्यों लिखा, क्योंकि देखो हम जितनी भी कार्नोट साइकिल में प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, 4 प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, चारों की चारों कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसलिए हमने स्पेसिफाई करने के लिए क्या लिखा, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये आ गया आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। इतना समझ में आया। आंसर करो मुझे, समझ में आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने लिखा था कंप्लीट चेंज के लिए। अगर स्मॉल चेंज के लिए हमें लिखनी हो एंट्रोपी का फॉर्मूला तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और डेल्टा, ये जो डी एस है आपकी जो एंट्रोपी है, ये कैसी प्रॉपर्टी बनेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक, याद है ना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, Ma'am, याद है ma'am. याद है ना, फर्स्ट यूनिट में आती है थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो ये आपकी डेल एस कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब ये हमने एस निकाल लिया। अब हर जैसे आप इंटरनल एनर्जी लो, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, टेम्परेचर की कुछ ना कुछ यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है ना। तो ऐसे ही क्या है, आपकी एस की भी यूनिट है। देखो एस का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। क्यू की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। हीट हम किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। और टेम्परेचर किस में यूज करते हैं, डिग्री में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरीज पर डिग्री। अगर इसी को मैं 1 मोल के लिए डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगी, कैलोरीज पर डिग्री पर मोल। ठीक है, और बताओ अगर मैं हीट को जूल्स में मेजर करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, Joules per degree. हाँ, और उसी को अगर 1 मोल के ले लूंगी तो क्या हो जाएगी, Joule per Kelvin per mole. हाँ, जूल्स पर केल्विन और या पर डिग्री या पर मोल। ठीक है, यूनिट आ गई समझ में कैसे आई इसकी।
यस मैम। आज का समझ में आया? आज आपने दो टॉपिक्स कवर किए, एक तो थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर और दूसरा एंट्रोपी। बताओ इन दोनों टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो? नो मैम। समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। और कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन करके देखा? उसको करके देखो बेटा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से करके देखो। ठीक है? और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम।